मेरे यूट्यूब चैनल माई लाइफ माई वे पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सी-टेट के 2021 में हुई परीक्षा के पेपर 2 का पेडागोजी से 30 प्रश्नों के उत्तर। तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं, इसे पढ़ते हैं पहले। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को डैश ऑप्शन 1 विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। और कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हम देखते हैं क्या होगा, इस ऑप्शन से हमें देखना है। तो विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं, ये सही है। इसके अलावा विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए, 2 नहीं होगा। तीसरा हम देखते हैं, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों, ये सही है। और ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा जिसमें 1 और 3 हो, यानी ये 3 नंबर इसका सही उत्तर है, यानी 1 और 3। दूसरा प्रश्न, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। ऑप्शन 1 विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुखाई चुनौतियों को समझना, और चौथा है अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। तो यहाँ प्रश्न पर हमें ध्यान देना है कि प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। जो नहीं है वो बोलना है। तो ये नहीं है, बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना या प्रभावशाली पद्धति नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर। तीसरा प्रश्न, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था डैश का कोई आपसी संबंध नहीं है, कि भूमिका नगण्य है, का कोई प्रभाव नहीं होता है, कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये तीनों उत्तर आप देखें तो एक ही तरह के हैं, इसलिए ये तीनों नहीं है और इसका सही उत्तर है ये 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय के वातावरण के। तो कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए किस तरह के वातावरण की रचना करनी चाहिए, इसका सही उत्तर हम देखते हैं। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए भयावह तो नहीं होगा, प्रतिस्पर्धिक भी नहीं होगा, इसलिए सहयोगिक होगा। सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय कि प्रतिस्पर्धिक वातावरण के, इसलिए इसका उत्तर है 3 नंबर। 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। इसका सही उत्तर होगा वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो, ये नहीं है। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना, ये भी नहीं है। पार उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो, इसका उत्तर है 3 नंबर। अगला प्रश्न, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो नहीं है वो बताना है हमें। तो ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण की लालसा होती है, ये सही है, इसलिए ये नहीं होगा। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते, ये भी सही है, इसलिए ये भी नहीं होगा। जो नहीं है वो हमें बताना है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ये भी सही है, इसलिए ये भी नहीं होगा। चौथा देखते हैं, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है, ये सही होगा क्योंकि ये नहीं है। अधिगम एक डैश और डैश की प्रक्रिया है। ऑप्शन हम पढ़ते हैं। अधिगम एक
सरल और व्यक्तिगत की प्रक्रिया है। अधिगम एक जटिल और निष्क्रिय की प्रक्रिया है। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। और अधिगम एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर होगा अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रतिक्रिया है। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को डैश चाहिए, यानी समझना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, टालना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए। ये तीनों एक तरह के हैं, ये नहीं होंगे। सही उत्तर है समझना चाहिए। 9 नंबर 1 डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। पाठ्यपुस्तक केंद्रित, एक पाठ्यपुस्तक केंद्रित कक्षा में, एक व्यवहारवादी कक्षा में, एक अध्यापक केंद्रित कक्षा में, या एक प्रगतिशील कक्षा में। सही उत्तर होगा एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। बच्चों का विद्यालय में असफल होना, इसमें से ऑप्शन हम पढ़ते हैं। साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं है। ये तीनों नहीं होगा। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। ये सही होगा। 11 नंबर समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से, ऑप्शन पढ़ते हैं हम, बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न पैदा करती है। ये भी नहीं है। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए यह भी नहीं है। सही उत्तर है 3 नंबर। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। प्रश्न देखते हैं 12 नंबर बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय, ऑप्शन पढ़ते हैं हम। प्राथमिक कारक है, द्वितीयक कारक है, कोई भूमिका नहीं है कि बहुत कम भूमिका है। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय द्वितीयक कारक है। प्रथम कारक है उसका परिवार, इसलिए इसका उत्तर होगा 2 नंबर। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की। ये जीन पियाजे का नियम है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। पूर्व निश्चित नहीं होता है। विकास एक सरल और एक देशीय प्रक्रिया है। ये भी नहीं है, क्योंकि विकास एक जटिल प्रक्रिया है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में सुनिश्चित समय से होता है, ये नहीं है। सही उत्तर होगा 3 नंबर। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। 15 नंबर निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन पढ़ते हैं हम। पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। यहाँ पर मध्य बाल्यावस्था की बात की जा रही है, तो इसमें वैज्ञानिक तर्क की क्षमता पैदा नहीं होती। प्रतीकात्मक खेल का उभरना, ये भी नहीं होती। तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, ये इसका उत्तर होगा 4 नंबर। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन 1 संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिगप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। ये इसका उत्तर होगा 3 नंबर। कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में
समर्थ है। लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो ऑप्शन हम पढ़ते हैं। यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास और सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। 18 नंबर, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। ऑप्शन 1 में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता और बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो इसका सही उत्तर होगा बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क के अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। ऑप्शन 1 अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। सही उत्तर होगा 2 नंबर। हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? यहाँ है बुद्धि का प्रकार और यहाँ दिया हुआ है अंतःस्थिति अनुपालन संभावना। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। इसका सही उत्तर है शारीरिक गति, संवेदनता और खिलाड़ी। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिकल्पन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक की बात है, इसलिए ये नहीं है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। वर्गीकृत यानी बांटना नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो किस वैज्ञानिक का यह कथन है? लेव वाइगोत्स्की का। 25 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? ऑप्शन 1 एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। 26 नंबर प्रश्न। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को डैश समझना चाहिए? एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा, एक गुण और साधन, एक रुकावट। सही उत्तर होगा एक गुण और साधन समझना चाहिए। 27 नंबर। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? ऑप्शन हम पढ़ते हैं। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, रटने पर आधारित परीक्षा देकर, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। तो इसका सही उत्तर होगा चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है?
उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, ये तीनों नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, उनकी कौशल्यता के विश्लेषण से। 29 नंबर, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। बोलती पुस्तकें तो उपयुक्त है, छोटी मुद्रा वाली कार्य सीट ये होगा, जो नहीं है 2 नंबर। 30 नंबर प्रश्न, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। ऑप्शन पढ़ते हैं। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं का प्रावधान, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक परीक्षण का प्रबंध करना, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। सही उत्तर है 2 नंबर, दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। ये थे 30 प्रश्नों के हल किए हुए उत्तर, और मैं आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में कुछ और इसी तरह के जानकारी पूर्वक विषयों के साथ। तब तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।